हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे, है ना। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 8, है ना, कक्षा 10वीं इतिहास का अध्याय 8 रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो विश्व युद्धों के बीच, है ना, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और विश्व की महामंदी बोले या आर्थिक मंदी बोले, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है। इस वीडियो में अपन देखते हैं, है ना, रूस की क्रांति के बारे में। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले रूस में दो क्रांतियां हुई, है ना। एक था 1905 की क्रांति और दूसरी क्रांति हुई थी 1917 की क्रांति। ठीक है। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, कि रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की, है ना, संक्षेप में उसका विस्तार लिखिए करके। ठीक है। समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूस में 1905 से लेकर के 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए या विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इस लोकतंत्र के विकास का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 1905 से लेकर के 1940 के बीच रूस में क्या क्या विकास हुए, कौन कौन सी व्यवस्था को लागू किए, है ना, कौन कौन सी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिए, साम्राज्यवाद था उसका पतन हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रूसी क्रांति के अंतर्गत अपन देखते हैं युद्ध के पहले रूस की क्या स्थिति थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले रूस की क्या स्थिति थी उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। ठीक है। 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य था जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातियात के लोग अलग अलग भागों में रहते थे जिस पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। ठीक है। मतलब रूस का साम्राज्यवाद कायम था। इस साम्राज्यवाद में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में था जिसका नेतृत्व वहाँ का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय जार यानी सम्राट करता था, है ना। वहाँ पे रूस में जार को सम्राट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वह रोमानोव वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी हुआ करते थे। ठीक है। वहाँ के साम्राज्य में जितने भी लोग हुआ करते थे, है ना, मतलब उस शासन में जितने भी लोग वहाँ पे पद में रहते थे वो अधिकांशतः भूस्वामी हुआ करते थे। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास, है ना, अर्धदास यानी सर्फ के रूप में रखा जाता था। वहाँ पे कृषकों को सर्फ बोला जाता था या तो अर्धदास, है ना, ऐसा बोला जाता था। किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा के बिना दूसरे काम धंधा नहीं करते थे। ठीक है। या तो वे गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पे जितने भी किसान हुआ करते थे वे सभी, है ना, जो भूस्वामी हुआ करते थे उनके अधीनस्थ ही रह करके काम करते थे। उनकी आज्ञा के बिना, उनकी आदेश के बिना वो लोग कहीं इधर उधर भी नहीं आ जा सकते थे। ठीक है। वहाँ का नियम ऐसा था कि अगर भूस्वामी जो है अपने ज़मीन को किसी को बेचता था, है ना, तो साथ में उस किसान को भी बेच देता था, है ना। जिस भूस्वामी के अंडर में जो किसान काम करता था, है ना, उस किसान को अपने ज़मीन के साथ भी बेच देता था। ठीक है। 1861 में वहाँ के राजा की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो
मिला, है ना। मतलब रूस में एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर जो किसान जिस खेत में काम करता था, है ना, और उस खेत का भूस्वामी अगर अपनी खेत को बेचता था तो उसके साथ साथ वो किसान को भी बेच देता था। ठीक है। तो 1861 में वहाँ पे जब नए शासक का निर्माण हुआ तो अधिकांश किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। अब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह ज़मीन ऊंचे किराए पर मिलती थी, है ना। वहाँ के राजा की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ ज़मीन आमतौर पर घटिया किस्म की थी, जो बंजर ज़मीनें थी, उसको किसानों को दे दी गई। वहाँ की व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ का शासन जो है उस ज़मीन को किसानों के लिए तो खरीदा था, मगर उसको किसान लोग जो है ना, किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था, और जब तक वे इसे पटा नहीं देते उसे गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी, है ना। इसी के चलते सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण नहीं चुका पाते थे। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों में, है ना, भूमि स्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानून के, है ना, कानूनी रूप से आज़ाद हुए, मगर आर्थिक रूप से और बहुत बुरे हालात में फंस गए। रूस की ऐसी व्यवस्था के कारण वहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर होती गई, है ना। लेकिन रूस में किसी प्रकार से लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य भूस्वामी व शासन मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे, जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालत सुधरने की जगह दिन ब दिन बिगड़ती गई। आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों, फैक्ट्री में मजदूरी करने गए और कई किसान वहाँ की शासन, है ना, वहाँ की जो साम्राज्यवाद थी उसकी सेना में भर्ती हो गए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। अगले बिंदु में अपन देखते हैं उद्योग और मजदूर। रूस की जो उद्योग धंधे थे और वहाँ के मजदूर थे, है ना, उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे, जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जार शाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें दी। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही हो रहा था। वहाँ एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर भी काम करना पड़ता था। ठीक है। तो रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे, जिनमें हज़ारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी मांगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से थे और इस कारण गांव की समस्या से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। इसी के चलते रूस में सन 1905 की एक घटना थी, जिसमें
रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण ज़ार यानी कि शासन का दबदबा कमज़ोर हुआ। उसी समय रूस में विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर राजधानी है ना, जो रूस की राजधानी है ना, मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर शासन के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए तो उन पर गोलियां चलाई गई और 1000 से अधिक लोग मारे गए। इससे है ना गुस्सा होकर के पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। इसको देखते हुए शासन ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा जाता है ना, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डूमा कहा जाता है। उसकी स्थापना की गई, लेकिन एक चुनाव का एक जटिल प्रक्रिया था, जिसके चलते है ना, जिसके चलते उसको बहुत ही जो लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था उसको बहुत ही क्रूरता निर्दयता के साथ उसको है ना दबा दिया गया, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सज़ा दी गई। ठीक है, तो इस तरह से रूस में गलत शासन व्यवस्था, गलत न्याय व्यवस्था है ना, और मजदूर और असहाय लोगों पर अत्याचार को देखते हुए रूस में सन 1905 में एक क्रांति हुई है ना। एक छोटी सी घटना की वजह से 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हो गया है ना। रूस इतना सशक्त और समृद्धशाली राष्ट्र होकर के भी एक छोटे से एशियाई देश से हार गया, जिसके चलते वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है ना आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।